वेलकम टू बिग इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, पार्ट 1 इस लेसन का द गार्डनर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। आज आप लोग पार्ट 2 इस लेसन का देखने वाले हैं। तो पिछली बार मैंने जो सिखाया था ओवरऑल समरी आप लोगों को दे दूँ मैं, जहाँ एक बूढ़ा इंसान एक ऐसे जगह जाता है जिसका नाम चेन्नरायपटना होता है। वहाँ जाकर वो एक आम लेबरर की तरह वहाँ पर काम करता है, एक सुपरवाइज़र की हैसियत से। वर्कर्स लोगों पर नज़र रखना, वहाँ देख रेख करना कोकोनट फार्म में, और इससे जो उसका मालिक होता है उसे काफ़ी फ़ायदा होता है। और इस बारे में मैंने और डिटेल में मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो जो लोग डायरेक्टली पार्ट 2 देख रहे हैं, यानी कि ये जो वीडियो देख रहे हैं अभी, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले ऑलरेडी अपलोड की गई यूट्यूब चैनल पर पार्ट 1 देख लें। जो मालिक होता है, उसकी जो वाइफ होती है, वो काफ़ी परेशान होती है। मालिक की वजह से वो काफ़ी परेशान रहती है, क्योंकि जो मालिक होता है वो गंदी आदतें अपना लेता है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहते हैं उसे, किसी और औरतों के साथ में संबंध रखना और ये सारी चीज़ें, और दारू पीना और गलत आदतों में पड़ जाना और ये सब कुछ। तो इससे जो औरत होती है, थक हार कर वो एक उसी जगह पर जाती है जो उसका कोकोनट फार्म है। वहाँ पर वो इस बूढ़े इंसान से मिलती है। बूढ़ा इंसान उस औरत को सांत्वना देने के लिए कुछ नारियल पेड़ से उतार कर उसे ऑफ़र करता है, जिसे वो पी लेती है। और यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी, जो कहानी में एक कहानी है। इस कहानी में एक कहानी जो बूढ़ा इंसान के बारे में बताया गया है। जब वो औरत उस बूढ़े इंसान से आकर मिलती है, तो वो बूढ़ा इंसान उसे सांत्वना देने के बजाय, ये कहने के बजाय कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ऐसा कुछ कहने के बजाय वो बूढ़ा इंसान एक कहानी शुरू करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 लेसन। द ओल्ड मैन बिगेन हिज नरेटिव। नरेटिव का मतलब होता है उसकी खुद की कहानी। The old man began his narrative. In a far-off place, once there was a man called तमन्ना। वो कहता है उस औरत से कि कहीं दूर एक ऐसी जगह है जहाँ एक इंसान रहता है और उस इंसान का नाम होता है तमन्ना। आगे जाकर पता चलता है कि वो जो तमन्ना है वो कोई और नहीं, ये बूढ़ा इंसान है। आइए इस तमन्ना के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। He had everything, 10 acres of wetland। इस तमन्ना के पास हर वो चीज़ मौजूद थी जो एक इंसान ख्वाहिश करता है। जैसे कि 10 एकड़ खेत उसके पास था, और सूखा जंगल नहीं था वो, यानी उस जंगल में वाटर फैसिलिटी थी, तो जिसे वेटलैंड कहा जाता है। अ कंफर्टेबल हाउस, पीपल टू रेडी टू डू हिज बिडिंग। एक घर और बहुत सारे उसके शुभचिंतक जो उसके एक हुक्म पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसे कोई इंसान। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग ऑल हिज पोजिशंस वॉज हिज राइवल संगोजी। अगर आपको याद हो तो मैंने पार्ट 1 के इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया था कि कंपटीशन और राइवलरी में क्या फ़र्क होता है। तो यही बात आज यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो वो जो बूढ़ा इंसान है वो कहता है कि इस तमन्ना के पास हर वो चीज़ मौजूद थी जो एक इंसान की ज़रूरत थी। एक घर और आमदनी कमाने के लिए एक खेत, और कोई ऐसा वैसा खेत नहीं, 10 एकड़ पानी वाला खेत जहाँ पानी की फैसिलिटी मौजूद हो, और बहुत सारे नौकर चाकर
जो उसके एक हुक्म की राह देखने वाले, ऐसा कोई। और इन सारे चीज़ों के साथ साथ एक दुश्मन जिसका नाम होता है संगोज। यहाँ राइवल का मतलब होता है दुश्मन। आफ्टर प्रोसीडिंग दिस फार, यहाँ तक बोलने के बाद वो इंसान कुछ सोचना शुरू करता है और अपनी कही हुई बात को फिर से एक बार सही करने की कोशिश करता है। वजह ये थी कि जो इंसान था वो झूठ कह रहा था। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था पार्ट 1 में ही, कि जब हम झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के बाद उस झूठ को सही करने के लिए हम फिर से एक बार एक नया झूठ बोलते हैं। और फिर ऐसा होता है कि एक झूठ छुपाने के लिए हम कई झूठ बोलते जाते हैं और फिर कहीं आगे जाकर हमारा झूठ जो होता है वो पकड़ा जाता है, क्योंकि हम लोग इतने सारे झूठ बोल चुके होते हैं कि चांसेस कुछ ज़्यादा होते हैं हमारे झूठ पकड़े जाने के। वहीं अगर आप 1 या 2 झूठ बोलते या कम से कम झूठ बोलते तो शायद पकड़े जाने के चांसेस बहुत कम होते। तो यहाँ पर ये जो इंसान है वो अपनी कही हुई बात को सही करने की कोशिश करता है। यहाँ तक बोलने के बाद, यानी आफ्टर प्रोसीडिंग दिस फार, द ओल्ड मैन स्टार्टेड फम्बलिंग फॉर वर्ड्स। फम्बलिंग का मतलब होता है जब हम बात करते हुए लड़खड़ा जाते हैं, शब्द सोचने की बहुत कोशिश और जिद्दोजहद करते हैं, उसे फम्बलिंग कहते हैं। तो ये जो इंसान था बोलते बोलते लड़खड़ा रहा था, क्योंकि उसे शब्द याद नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैं एक लेक्चरर होने के नाते क्लास में सिखाते वक्त अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आ जाए और मैं उसे पूछ लूँ कि वो कहाँ था इतनी देर, अगर उसने वो झूठ पहले से सोच रखा हो तो वो शायद बोल दे, लेकिन अगर उसे वहीं के वहीं अगर झूठ बोलना हो तो शायद वो सही ढंग से झूठ ना बोल पाए, या झूठ बोल दे तो उसका झूठ पकड़ा जाए। तो यहाँ पर ये जो इंसान था, ये जो बुरा इंसान, वो कहता है कि आफ्टर प्रोसीडिंग दिस फार द ओल्ड मैन स्टार्टेड फम्बलिंग फॉर वर्ड्स एज दो ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक। वो इस तरह से लड़खड़ा रहा था जैसे कि उसने कोई गलती कर ली हो। शी वॉज लिसनिंग, शी फेल्ट लाइक गोइंग अवे, सेइंग ऑल दिस इज़ नन ऑफ माई कंसर्न। वो जो औरत थी ऑलरेडी इतनी तंग आ चुकी थी अपने हस्बैंड से कि उसे किसी की बातों में इंटरेस्ट नहीं रहा था। वो जो औरत थी उस बूढ़े इंसान के बाजू में कुएं के करीब आकर जब बैठती है और वो जो बूढ़ा इंसान अपनी एक और कहानी शुरू करता है, तो वो औरत खुद से ये सवाल पूछ रही थी कि वो वहाँ बैठ कर उस बूढ़े इंसान की बातें क्यों सुन रही है। लेकिन वो ये भी सोचती है कि अगर जब वो बूढ़ा इंसान बोल रहा हो उस औरत के साथ और वो औरत वहाँ से चली जाए तो ये उस बूढ़े इंसान के लिए एक इंसल्ट हो सकती है। तो ये बात सोचकर वो औरत वहीं बैठ जाती है और वो बूढ़े इंसान की सारे बातों को गौर से सुनती रहती है। हालांकि उस औरत को उस बूढ़े इंसान की बातों पर ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो क्या करती, मजबूर थी। वो ये सोचती थी कि इन बातों का मेरे से कोई लेना देना नहीं। However, unwilling to hurt the old man, she continued to sit there quietly. The old man went on. The old man went on का मतलब वो बोलता रहा। यहाँ पर went on का मतलब जाना नहीं होता। यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि बातें करते रहना। No, his name was not संगोजी, it was बसवैया। कौन सी बात को सही की? उसने कहा कि वो संगोजी, वो जैसे कि उसने पहले उसने कहा था कि संगोजी नाम उसने लिया था, तो उसने नाम का करेक्शन किया और उसने कहा कि ये नहीं, उसका नाम संगोजी नहीं था, उसका नाम था बसवैया। He expressed his amazement at how people take on such varied cases.
when they are narrated as fiction। देखो यहाँ पर एक पूरी तरह से मैं बताता हूँ। फिक्शन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो काल्पनिक हो, जिसका वास्तविक से कोई लेना देना ना हो। आप लोगों ने जैसे आप लोगों ने हमेशा कोई सीरियल ऐसा, जैसे कोई भूत वगैरह का सीरियल हो या ऐसा कोई सीरियल हो जो काल्पनिक हो, तो आपको पहले एक सूचना आती है कि ये जो भी बताया गया है इस सीरियल में, सारे के सारे पात्र और ये जो कहानी है ये काल्पनिक है, इसका लेना वास्तविक से कोई लेना देना नहीं, और ये सारी चीज़ें इस तरह से, है ना। तो ये कहता है कि अमेजमेंट कितना, वो जो बूढ़ा इंसान होता है वो इतना हैरान होता है कि आदमी को झूठ बोलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और जो कैरेक्टर होते हैं उसके नाम भी कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। फ़र्ज़ करो यहाँ पर जो मूवी के जो कैरेक्टर्स होते हैं, इनके जो नाम होते हैं, उन कैरेक्टर के जो नाम होते हैं वो कैरेक्टर से कितने मिलते जुलते होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बाहुबली एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। चलो, अगर बाहुबली का नाम कुछ और होता फिल्म में, तो शायद बाहुबली इतनी फेमस ना होती और वो कैरेक्टर भी इतना फेमस ना होता। यहाँ पर और एक एग्जांपल लेता है कटप्पा। अगर कटप्पा का नाम कुछ और होता तो शायद कटप्पा इतना फेमस ना होता। तो जो कैरेक्टर्स के नाम होते हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं, ठीक है। इसीलिए उसने क्या किया, उसने संगोजी का जो नाम था वो बदल कर बसवैया रख दिया। लेट दैट बी, चलो कोई बात नहीं। लेट अस अज्यूम, अज्यूम का मतलब है फ़र्ज़ करो, चलो मान लेते। His name was बसवैया। He was तमन्ना's rival। वो कौन था? तमन्ना नाम वाले इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन था। If तमन्ना bought 4 more acres adjacent to his land, बसवैया also followed suit। Followed suit का मतलब होता है उसकी कॉपी करना। अगर तमन्ना 4 एकड़ ज़मीन खरीदे तो बसवैया उसकी बराबरी करने के लिए या उसके साथ कंपटीशन करने के लिए 4 एकड़ खेत वो भी खरीदी करता। अगर तमन्ना दोस्त बनाता तो बसवैया भी यही कोशिश करता कि वह तमन्ना से ज़्यादा दोस्त बनाता, ठीक है। तो बसवैया का जो कंपटीशन था वह तमन्ना के साथ था हर मामले में, चाहे वो ज़मीन खरीदने के मामले में हो या दोस्त बनाने के मामले में हो। अभी जो कंपटीशन जो था वो दुश्मनी में कब बदल जाती है वो हम देखते हैं आज। If one had 10 friends, the other acquired 15 admirers. To begin with, all this looked like healthy competition. However, gradually it rose to such a pitch that there was no land left in the village for them to buy. All land belonged to either Tamanna or Basavya. Tamanna had 1000 acres and Basavya owned 800. इतने ज़मीन खरीद चुके थे। एक दिन ऐसा आया कि उस गांव में और ज़्यादा ज़मीन खरीदने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। तो तमन्ना के पास 1000 एकड़ ज़मीन थी और बसवैया के पास थी 800 एकड़ खेत, जो कि 200 एकड़ खेत तमन्ना से कम थे। अब बसवैया ये चाहता था कि 200 एकड़ जो तमन्ना के पास है वो उसे मिल जाए। तो बसवैया अपने किसी एक इंसान से तमन्ना के पास ये मैसेज पहुंचाता है कि बसवैया तमन्ना के 200 एकड़ खेत खरीदना चाहता है, लेकिन तमन्ना उसे जवाब में ये कहता है कि वो अपना 200 एकड़ खेत बसवैया को नहीं देना चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि बसवैया के पास जितनी भी ज़मीन है वह तमन्ना खरीदने के लिए तैयार है। तो इससे बसवैया काफ़ी नाराज़ होता है और गुस्सा होता है। आगे जाकर बसवैया तमन्ना के 200 एकड़ जो खेत थी वो ज़बरदस्ती हथिया लेता है। तो ये कारण था तमन्ना और बसवैया के बीच की दुश्मनी का। चलिए आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ को लेकर। ऑल लैंड बिलोंग टू आइदर तमन्ना और बसवैया। तमन्ना हैड 1000 acres
and Basavia owned 800. Basavia could not tolerate this. He sent word to Tamanna. Send word to Tamanna मतलब इसका मतलब ये हुआ कि तमन्ना को उसने एक मैसेज पहुंचाया, asking him to sell 200 acres. Tamanna did not agree. He was prepared to buy all the land that belonged to Basavia. जैसा कि मैंने कहा कि तमन्ना राज़ी नहीं था कि वो बसविया को अपना 200 एकड़ खेत दे, बल्कि वो ये चाहता था कि बसविया के पास जितनी भी ज़मीन है वो सारी की सारी खरीदने के लिए तमन्ना तैयार था। बसविया वॉज मैड विद रेज। बसविया काफ़ी गुस्से में था। मैड विद रेज ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है काफ़ी नाराज़ होना या गुस्सा होना। He went along with his people and acquired 200 acres of तमन्ना's land forcefully. ज़बरदस्ती बसविया ने अपने कुछ लोगों को ले जाकर तमन्ना का जितना भी 200 एकड़ जो खेत था वो उसने ज़बरदस्ती हथिया लिया। A fence was built around the land. तमन्ना could not tolerate this invasion. इन्वेजन का यहाँ पर मतलब होगा जब कोई इंसान किसी के प्रॉपर्टी पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर ले या घुसपैठ कर ले, उसे इन्वेजन कहते हैं। पुराने ज़माने में जब राजा महाराजाओं के साथ में लड़ाइयाँ होती थी तो एक राजा दूसरे राजा के किंगडम में घुसकर जब घुसपैठ करता या लड़ाई करता तो उसे इन्वेजन कहते हैं। तो पुराने ज़माने में आप लोगों ने अपनी हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा होगा। और ये बसविया ने जब ज़मीन हथिया ली तो उसने उसे एक बॉर्डर बना लिया। इसे हम फेंसिंग बोलते हैं इंग्लिश में। अपनी ज़बान में से बोलेंगे जब हम तार मारते हैं, अपने जो कंपाउंड को तार मारते हैं या अपनी जो जगह को तार मारते हैं तो उसे फेंसिंग कहते हैं। बाय नाउ द कॉरल बिटवीन दिस टू हैड सक्ड इन। सक्ड इन का मतलब होता है कि ये जो लड़ाई थी दो गांव के दो हिस्सों में बढ़ गई। जैसे कि मैंने बताया था कि आधा गांव तमन्ना को सपोर्ट करता और जो बचा को कुछ आधा गांव बसविया को सपोर्ट करता। तो ये जो गांव था दो गिरोह में बढ़ चुका था। तो ये अब ये सिर्फ एक दो लोगों के लड़ाई नहीं थी, ये जो लड़ाई थी ये बड़े पैमाने पर दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, जहाँ पर गांव वाले भी इसमें हिस्सा ले रहे थे। By now the quarrel between these two had sucked in all their supporters. Tamanna was advised by his supporters about the various means available for getting back his land. तमन्ना को उनके जो लोग थे काफ़ी सारे एडवाइस देने लगे कि कैसे हम वो जो आपकी जो 200 एकड़ की जो ज़मीन है जो बसविया ने ले ली है उसे हम कैसे ले सकते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा एडवाइस किया कि हम पुलिस के पास जाएं, कंप्लेंट करें। उनमें से कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि कोर्ट जाकर वहाँ पर हम केस लड़ सकते हैं। और एक और रास्ता था जो तमन्ना के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने कहा कि हमें आप ऑर्डर्स दीजिए, हम जाकर बसविया के पास जाकर वहाँ से आपकी ज़मीन को हम लड़कर आपकी ज़मीन वापस आपको दिलाएंगे। लेकिन इन सारे जो ऑप्शंस जो बताए गए थे इन पर तमन्ना ने सीधे सीधे ना कहा। वो नहीं चाहता था कि इनमें से कोई एक ऑप्शन वो इस्तेमाल करे। वो नहीं चाहता था कि वो पुलिस के पास जाए। तमन्ना नहीं चाहता था कि वो कोर्ट में जाए। तमन्ना ये भी नहीं चाहता था कि वो अपने लोगों को वहाँ पर भेज कर वो ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर ले। तमन्ना के दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रही थी। तमन्ना ने सोच लिया था कि बसविया को सबक सिखाना है, लेकिन ये तरीके से नहीं। उसके पास कुछ और योजना जो तमन्ना ने सोच रखी थी। आगे वाले जो पार्ट 3 में है मैं आप लोग को पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि तमन्ना ने कैसे बसविया को बर्बाद कर दिया। सिर्फ बर्बाद ही नहीं, उसका नामो निशान और उसे निस्तब नाबूद भी कर दिया। तो आगे बढ़ते। There was the court of law. One could also take recourse to the police
If you did not want that, there were many numbers of persons ready to attack Basavia. Such a war had become virtually inevitable. लड़ाई तो होनी थी, लेकिन ये पता नहीं था कि लड़ाई कैसी होनी है. But Tamanna was in search of a method that could annihilate Basavia completely. Annihilate का मतलब होता है निस्त नाबूद करना. He hit upon the idea of composing all his experiences in the form of ballads and singing them. तमन्ना का जो प्लान था वो ये था कि वो बसव्या ने जो कुछ भी तमन्ना के साथ में नाइंसाफ़ी की है, जिस तरह से बसव्या ने 200 एकड़ खेत जो तमन्ना का ली है, वो एक गाने के तौर पर वो लिखे और उस गाने को तमन्ना फेमस करे. तो इससे क्या होगा? तो इससे लोगों को पता चलेगा कि बसव्या कौन है और उसने क्या किया तमन्ना के साथ में. Now the rivalry between Tamanna and Basavya started moving away from the things that were visible towards an invisible abstract domain. यहाँ इसका मतलब ये होता है कि जो लड़ाई जो चल रही थी वो दो लोगों के बीच चल रही थी जो देख सकते थे कि लड़ाइयाँ चल रही है. लेकिन अब ये जो लड़ाई ऐसी थी कि जैसे तमन्ना ने बसव्या के ऊपर गाना लिखना शुरू कर दिया, तो ये लड़ाई अब ऐसे लोगों के पास पहुंच गई, यानी इस लड़ाई के बारे में उन लोगों को भी पता चल गया जो तमन्ना और बसव्या के आंखों से ओझल थे. तो इसे कहते हैं टूवर्ड्स एन इनविजिबल एब्स्ट्रैक्ट डोमेन्स. एब्स्ट्रैक्ट डोमेन का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जब ये जो गाना था जब ये फैलने लगा और फेमस होने लगा, तो जहाँ जहाँ ये गाना गाया जाता तो वहाँ पर बसव्या के बारे में लोगों के दिल में एक नफ़रत पैदा होती. तो पार्ट 2 का मैं एंड यहाँ पर ही करता हूँ. पार्ट 3 के लिए आप वेट कीजिए. अगर आप लोगों को ये पार्ट 2 और मेरा बी इंग्लिश चैनल काफ़ी पसंद आता हो तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों को ये चैनल के वीडियोस शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक पर. थैंक यू वेरी मच.